जय हिंद दोस्तों। मैं श्याम कुमार धनारे स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल बेसिक कंसेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज की यह क्लास कक्षा 9वीं के लिए होने वाली है, जिसमें हम पार्ट 1 संख्या पद्धति शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, आज की यह क्लास हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होगी। आइए बच्चों, अब हम हमारा पार्ट संख्या पद्धति शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या। तो बेटा, प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जिसमें कि जो हमारी गिनती होती है वो 1 से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? 1 से। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ये कब तक चलेगी? ये फिर चलते जाएगी अनंत तक। तो हमको बेटा ध्यान रखना है बच्चों कि हमारे जो भी प्राकृत संख्या होगी उसमें जो हमारी गिनती है या गणना है वो कहाँ से शुरू होगी? 1 से। इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको? प्राकृत संख्या। तो जब भी आपके पास में प्रश्न आए कि प्राकृत संख्या क्या होती है, तो हमारा उत्तर यह होना चाहिए कि प्राकृत संख्या वह होती है जिसमें हमारी गणना कहाँ या गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से, और कहाँ तक चलते जाती है? अनंत तक चलते जाती हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और ध्यान देते हैं पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या, अब हम देखते हैं बेटा पूर्ण संख्या होती क्या है। अगर मैं बात करूं पूर्ण संख्या की, तो हमारे जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4 और इत्यादि कहाँ तक चलते जाती है? अनंत तक चलते जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पूर्ण संख्या है वो कहाँ से शुरू होगी? 0 से। ये हमको चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं पूर्णांक पे। किस पे आते हैं बेटा? पूर्णांक पे। तो देखिए, पूर्णांक क्या होता है कि जब हमारे पास एक 0 है, ठीक है। अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 से बड़े अंक कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 3 और इस तरीके से कहाँ तक चलते जाएगा? अनंत तक। ठीक है। और अगर मैं 0 से छोटों की बात करूंगा तो 0 से छोटा मेरे पास -1 मिलेगा, -2 मिलेगा, -3 मिलेगा और इस तरीके से कहाँ तक चलते जाएगा? ऋण के अनंत तक। तो हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक है वो किसका समूह है? धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का क्या है बेटा? समूह है। ठीक है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये पूरे क्या हो जाएंगे? पूर्णांक हो जाएंगे बेटा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब अगर हम बात करें 0 की, तो 0 क्या है? ये न तो धनात्मक है और न ऋणात्मक है। देखो बेटा, अब हमने क्या करा कि हमने सबकी परिभाषाएं देख ली, हमने संख्याओं के बारे में समझ लिया, परंतु प्रश्न अब शुरू होंगे। देखो बेटा कैसे? अगर हमें कोई प्रश्न पूछता है, क्या प्रश्न पूछता है? अगर हमें प्रश्न पूछता है कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? किसी ने पूछा कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो पूछ क्या रहा है? देखो, हमारे पास सबसे पहले देखो कि यहाँ पर प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कहाँ है पहले उसको लिखो। तो हमारे पास देखो, ध्यान से देखो, प्राकृत संख्या क्या होती है? जिसमें गिनती 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3 और कहाँ तक चलते जाती है? अनंत तक चलते जाती है। ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है कि क्या ये सारी संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो हमारा उत्तर होगा हाँ, हो सकती हैं। बताऊं क्यों? क्योंकि
हमें पता है कि जो पूर्ण संख्या है वो शुरू कहाँ से होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। तो अगर मैं 0 को या 0 को हटा दूँ तो देखो, अगर मैंने इसको हटा दिया तो अब जो बची वो सारी संख्या कौन सी है, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या है, यह सत्य है। ठीक है, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अगर हमें कोई पूछे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है तो क्या यह कथन सत्य होगा या असत्य होगा, आइए देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रत्येक पूर्णांक। तो बच्चों, जब भी हमें पूछे तो पहले सोचो कि पूर्णांक होते क्या हैं, तो हमारे दिमाग में चीज़ें आनी चाहिए। पूर्णांक वो होते हैं जो ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया ऋण 1, 2, 3 अनंत तक, ऋण 1, ऋण 2 और ऋण का अनंत तक, ये हमने लिख लिया। वहीं दूसरी ओर क्या देख रहे हैं हम, पूर्ण संख्या। तो देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, हमारे दिमाग में आना चाहिए पूर्ण संख्या वह संख्या जो 0 से शुरू होती है। तो 0, 1, 2, 3 कहाँ तक चलते जाएगी, अनंत तक चलते जाएगी। इसका मतलब क्या कह रहा है कि क्या ये सारी संख्याएं ये संख्या हो सकती है। तो अब देखो ये सारी संख्याएं क्या यहाँ पर उपस्थित है, तो हम देखते हैं 0, हाँ सर 0 यहाँ पर भी है, 1, 2, 3 अनंत, 1, 2, 3 अनंत तक यहाँ पर भी है। परंतु हमारे पास क्या नहीं है, ऋण के संख्याएं यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए यह कथन कैसा हो जाएगा, असत्य। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे। अब आइए हम चलते हैं परिमेय संख्या पे। अब देखो बेटा, परिमेय संख्या, अगर हम बात करें परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त या हम कह सकते हैं लिखा जा सके, जहां Q बराबर 0 न हो। अब बेटा इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें P/Q, तो सर P/Q क्या होता है। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं P/Q, तो P/Q में जो हमारा P होता है वो हम बोलते हैं उसको अंश, और जो हमारा जो Q होता है उसको बोलते हैं हम हर। और अंश और हर से मिलकर क्या बनता है, एक भिन्न बनता है। क्या बनता है बच्चों, एक भिन्न बनता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी संख्या को भिन्न के रूप में लिखें तो वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। जैसे उदाहरण लेता हूं मैं, अगर मैंने लिखा 5/2, ठीक है, अगर मैंने लिखा 5/2, तो देखो 5 अगर मैं P का मान मान लूँ और 2 अगर मैं Q का मान लूँ, तो यहाँ पर 5/2 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो हमारा परिमेय संख्या है वो ऋण में भी आ सकता है। कैसे, अगर मैंने लिखा ऋण 3/2, बेटा कोई सा भी ले सकते हो आप, ठीक है, कोई सा भी आप भिन्न ले सकते हो। जैसे 3/2, तो ये किस में है, ऋण में। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो परिमेय संख्या है वो ऋण में भी हो सकता है और धन में भी हो सकता है, और इत्यादि इसके बहुत सारे क्या हो सकते हैं उदाहरण। अगर मैं बात करूं P और Q की, P और Q की अगर बात करूं तो ये क्या होंगे, ये होंगे बेटा पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, पूर्णांक। परंतु
Q को छोड़ के, Q जिसमें 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ इसमें एक ही शर्त है कि इसमें Q को हम 0 नहीं ले सकते। अब आपके मन में सवाल हुआ कि सर ऐसा क्यों नहीं ले सकते? तो देखो बच्चों, अगर मैं मान के चलता हूँ कि अगर मैंने P को 0 ले लिया और Q को मैंने 2 ले लिया, तब कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 को 2 से भाग दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 0, और 0 के बटे में कुछ नहीं है मतलब 1, तो P बटे Q, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। परंतु अगर मैं बात करूं बच्चों कि अगर मैंने P का मान लो 2 ले लिया और Q का मान मैंने 0 ले लिया, तो बच्चों ये बन जाएगा अनंत। और अनंत का मतलब होता है कि हम उस चीज़ को दर्शा नहीं सकते। इसलिए हमारी जो परिभाषा होती है उसमें पूर्ण रूप से बोला जाता है कि हमको Q का मान कभी भी 0 नहीं लेना है। ठीक है, अब मुझे लगता है आप परिमेय संख्या के बारे में समझ गए होंगे। इसके बारे में एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक और अच्छा पॉइंट बताता हूँ। अगर मान लो हमारे पास क्या है कि अगर सिंगल डिजिट है, सिंगल अंक है, 1, 2, ऋण 0, अगर ये अकेले अकेले दिए तो क्या यह परिमेय संख्या होंगे? अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है तो मैं इसका उत्तर देना चाहूँगा कि जी हाँ, बिल्कुल यह परिमेय संख्या होंगे। क्यों? क्योंकि देखो, इसके हर में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है। देखो मैंने बताया था ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो यहाँ पर देखो कि जो हमारा बटे के ऊपर वाला भाग है वो अंश है और बटे के जो नीचे आता है वो हर है। उसी प्रकार से ये भी इसके बटे में 1 होगा, इसके बटे में भी 1 होगा, इसके बटे में भी 1 होगा। और हम कह सकते हैं कि अगर कोई सा भी संख्या अगर हम भिन्न के रूप में पाते हैं तो हम देखते हैं कि वो कौन सी संख्या कहलाती है? वो कहलाती है परिमेय संख्या। तो अगर आपको अकेले अकेले अंक दे दे, 0 दे दे, 0 दे दे, ऋण 1, ऋण 2 और प्राकृत संख्या दे दे, पूर्ण संख्या दे दे, पूर्णांक संख्या दे दे, तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या के रूप में हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम हमारी प्रश्नावली 1.1 पर चलते हैं। तो आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है कि क्या 0 परिमेय संख्या है? क्या इसे P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q एक पूर्णांक है? अपने उत्तर को बताइए। तो बेटा पहले का उत्तर क्या होगा? हाँ, शून्य परिमेय संख्या होगा। ठीक है, 0 परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा? देखिए उदाहरण ले लेते हैं। अगर मेरे पास 0 है तो इसके बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 भी हो सकता है। अगर मेरे पास 0 है तो इसके बटे में ऋण का 2 भी हो सकता है। अगर मेरे पास 0 है तो इसके बटे में चाहे 12 ले लो इत्यादि। मतलब कि किसी भी स्थिति में अगर हम हर में कोई सी भी संख्या ले ले तब भी हमारा 0 क्या होगा? एक परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि वो अंश में है बेटा, हर में नहीं है। अगर हर में होता तो वो परिभाषित ही नहीं होता, क्योंकि हमारी परिभाषा ही कहती है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो P और Q पूर्णांक है। P और Q से क्या तात्पर्य है? P बटे Q। P मतलब 0 और Q मतलब हर वाली चीज़ें। ठीक है, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। बच्चों कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमको निकालना है या ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? ये सवाल करवाने से पहले मैं एक छोटा सा इसका बेसिक बताना चाहता हूँ। बेसिक बेटा, अगर मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से अनंत तक ऋण 1, ऋण 2 या ऋण 3 अनंत तक है, तो ये हमारे पास पूर्णांक है।
ठीक है। और ये हमारे पास क्या है बेटा, एक हमारे पास रेखा है, ठीक है, क्या है, रेखा है। अब मैं क्या करूँगा कि अगर मैं इसको उठा के इस पे रख दूंगा, ठीक है, तो अगर मैं इसको उठा के रखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 0 1 2 3 4, ऐसे करते करते चलते जाएगा तो अनंत तक। उसी प्रकार से यहाँ से ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 और यहाँ से ऋण अनंत तक मिलते जाएगा। तो अगर मैंने पूर्णांक को उठा के एक रेखा पे रख दिया या लाइन पे रख दिया तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे संख्या रेखा। क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। अब हमें बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने पर। अब हमको क्या करना है, 3 और 4 के बीच में क्या करना है, 6 परिमेय संख्या। अब देखो बेटा, ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर 3 और 4 ढूंढो, तो 3 और 4 कहाँ है, देखो देखो देखो, हमको ये मिल गया है 3 और 4। अब मैं 3 और 4 के ऊपर बिल्लोरी कांच रखूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा, ये 3 और ये दिखेगा 4। ठीक है बेटा, मैंने क्या करा, सिंपल यहाँ गया और इस पे रख दिया बिल्लोरी कांच, तो हमको बड़ा दिखेगा, तो बड़ा इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब 3 और 4 के बीच में हमको क्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखो करने का सिंपल तरीका है, हमारे पास ये उत्तर चल रहा बेटा, ठीक है, ये उत्तर चल रहा, करने पर क्या है, पहला क्या है 3, तो 3 है, तो हमें किससे ऊपर नीचे गुणा करना है, 7/7 से। ठीक है, अब उसी प्रकार 4 है हमारे पास, तथा 4 है तो 4 को भी किससे गुणा करना है, 7/7। अब आप बोलोगे सर आप पता नहीं क्या कर रहे हो, 3 को 7/7 से गुणा किया, 4 को 7/7 से गुणा किया, तो आखिर सर ये कर क्या रहे हो, हमें कुछ तो बताओ। तो बेटा देखो, अब कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, इसके अलावा आपको जो भी यहाँ संख्या देगी आप उसका आसानी से निकाल सकते हो। क्या, कितनी भी परिमेय संख्या पूछे। देखो बेटा, अगर मुझे प्रश्न में 6 परिमेय संख्या पूछी है, अगर मेरे को प्रश्न में 6 परिमेय संख्या पूछी है, तो मैं इस अंकों में 6 से 1 ज़्यादा कितना होता है, 7, तो मैं ऊपर और नीचे 7 का गुणा कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके बट्टे में क्या आएगा, 1। ये तो सबको पता ही है कि अगर किसी भी अंक के नीचे कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है। उसी प्रकार से 4 के बट्टे में कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1। अब आपको ये बात राज नहीं आ रही कि सर अगर यहाँ पर 6 परिमेय संख्या पूछा तो हमने 7 से ही गुणा क्यों किया, हम 8 से भी कर सकते थे, 9 से भी कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर होता 5 तो फिर हम 6 से गुणा करते, अगर यहाँ होता 2 तो फिर हम 3 से ऊपर नीचे गुणा करते। पर सर ये 1 बढ़ाने वाला फंडा हमको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा किया क्यों। तो बेटा इसका बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताता हूँ, यहाँ देखिए, हमको 3 और 4 के बीच में उनने 6 परिमेय संख्या पूछा है, इसके बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखो 6 परिमेय संख्या दर्शाओ, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा जब मैं इनके बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करता हूँ तो इसके भाग होते हैं 7। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर मैं किसी भी संख्या के बीच में अगर जितनी भी परिमेय संख्या निकालूंगा तो उससे एक उसका ज़्यादा भाग होगा, इसीलिए हमको अगर 6 पूछी है तो हमको 7 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसके कुल कितने भाग हुए, 7। और अगर मान लो कि ऐसा कहता हमको कि 3 और 4 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालो,
एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या, तीन परिमेय संख्या। तो फिर हम ऊपर नीचे किससे गुणा करते हैं? 4 से। क्यों? क्योंकि इसके 4 भाग हुए, 1 2 3 और 4। इसीलिए बेटा जब भी हमको कोई परिमेय संख्या निकालने का बोलता है हम उससे एक ज़्यादा अंक से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसको गुणा करता हूँ। ऊपर अंश का गुणा अंश के साथ ही होगा और हर का गुणा हर के साथ होगा, इधर उधर गुणा नहीं करना है, ठीक है। 7 या 21 बटे 7 एकम 7, यहाँ से 7 चौक 28 और 7 एकम 7, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना? 21 बटे 7 और 28 बटे 7। अब बेटा एक और की पॉइंट ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हमेशा हर में जो अंक है वो एक समान होने चाहिए, और अगर नहीं होता है तो सबसे पहले हम हर को समान करेंगे, उसके बाद में हम निकालेंगे क्या? परिमेय संख्या। तो देखो अब इसके बाद कैसे लिखेंगे कि मैं 3 को कैसे लिख सकता हूँ? 21 बटे 7 लिख सकता हूँ। देखो मैं यहाँ से लिख के बताता हूँ। मैं 3 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 21 बटे 7, और जो ये 4 था उसको मैं 28 बटे 7 भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28 वापिस 4 आ जाएगा, और 7 या 21 वापिस 3 आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, हमारे पास 6 परिमेय संख्या आ गई। देखो 21 के बाद क्या आता है? 22 बटे 7, फिर 23 बटे 7, फिर 24 बटे 7, फिर 25 बटे 7, फिर 26 बटे 7, फिर 27 बटे 7, और ये हो जाएगा 28 बटे 7। तो कुछ नहीं करना है, हर समान रखना है और अंश को बदलते जाना है। तो आपके पास देखो 6 परिमेय संख्या आ गई, इसलिए हम लिख देंगे अतः 6 परिमेय संख्याएं हैं। 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। ठीक है बेटा, आप इस चीज़ को उतार भी सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बेटा प्रश्न में पूछा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो बेटा कुछ नहीं करना है, हमको सेम टू सेम जो हमने पिछले सवाल में किया वही करना है। देखो हमको क्या बोल रहा है कि जो 3/5 है और 4/5 के बीच में कितनी निकालना है? 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो अब हमको पता है कि यहाँ से 3/5 कितना हो जाएगा? 3/5 को मैं गुणा किससे करूँगा? अगर यहाँ 5 बोला है तो किससे गुणा करना है? 6 से, और 6/6। और क्यों गुणा करना है अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर यहाँ पर 5 है तो 6 भाग हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इसलिए हमने ऊपर नीचे 6 से गुणा किया। अब देखो गुणा कर देते, 6 तिया 18, 5 6 30, तथा अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है? 4/5, तो इसमें भी गुणा किसका होगा? 6/6 का। तो 5 4 6 24 और 5 6 30। तो अब देखो 18/30, ठीक है। तो हम 3/5 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से 18/30 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने काटा 6 से तो 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, और इसी तरीके से 4/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 24/30। तो अब देखो 18 के बाद में क्या आएगा? 19/30, 19 के बाद में 20/30, 20 के बाद में 21/30, और 21 के बाद में 22/30, और 23/30, और 23 के बाद में 24 आ जाएगा। तो हमारे पास हो गई ना 5 परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अतः
5 परिमेय संख्याएं होगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है, तो अब हम प्रश्नावली के चौथे और आखिरी प्रश्न पर चलते हैं, जहां पर सत्य और असत्य हमसे पूछा गया है। तो पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हमारा उत्तर होगा सत्य। सत्य क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो प्राकृत संख्या होती है वो 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि होती है, और हमारी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3 अनंत तक। तो ये जो सारी संख्याएं हैं ये इसी के अंदर है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब दूसरे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है होती है। तो हमारा उत्तर होगा ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। और क्यों होगा? क्योंकि जो हमारे पूर्णांक है वो 0, 1, 2 और अनंत तक जाते हैं, और -1, -2 और ऐसा ऋण के अनंत तक चलते हैं। जबकि जो हमारे पूर्ण होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3 और कहाँ तक चलते हैं? अनंत। तो देखो, हमको इतनी चीज़ें तो यहाँ पर मिल जाएगी, परंतु ये चीज़ें तो हमारे पास रह जाएगी, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, बेटा परिमेय संख्या समझते हो? P/Q के रूप में लिखने वाला, और एक पूर्ण संख्या होता है। तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास? असत्य आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? असत्य। कैसे? उदाहरण देखो, देखो मेरे पास 1/2 हमारे पास है तो परिमेय संख्या, परंतु ये पूर्ण संख्या थोड़ी ना है। क्यों? क्योंकि देखो इससे भाग दूंगा तो 0.5 आएगा, पूर्ण संख्या नहीं आएगी ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों आपको यह पहली प्रश्नावली अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी लिखिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।